हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। मेंस 2026 का पेपर चल रहा है और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 या फिर 2028 की तैयारी कर रहे हो आप, सो इन एग्जाम से हम क्या सीख सकते हैं, हम अपने अटेम्प्ट को कैसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। मैं आपको आज जीएस पेपर 2 जनरल स्टडीज पेपर 2 के कुछ सोर्स मैपिंग करके लेकर आया हूं। 20 क्वेश्चंस आते हैं हमारे जीएस पेपर 2 में। मैंने वो निकाला है कि ये टॉपिक्स आ कहां से रहे हैं, कहां से यूपीएससी का एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहा है, सो दैट आप बहुत सारा मत पढ़ो, आपको लिमिटेड पढ़ना है और अनलिमिटेड रिवाइज करना है और कई सारे आंसर्स लिखने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू शेयर कि एक एक क्वेश्चंस कहां से मैप होके आ रहा है और क्या ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनर का, आपसे क्या जानना चाहता है, ताकि आप बस वो पढ़िए और फिर एग्जाम के लिए बढ़िया से प्रिपेयर करिए। All right, so watch this video till the end and you can arrange your resources according to this resource mapping. All right, so before we go ahead, I wish you and your family happy Raksha Bandhan। आने वाले टाइम पे मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल है और अगर आप सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के बेसिस पे मार्गदर्शन आईएएस ने अपने लास्ट बैच की अनाउंसमेंट की है, वो है हमारा 4th ऑफ सितंबर को। 4th सितंबर लास्ट बैच है फॉर मेंस रेडी प्रोग्राम फॉर 2027, जहां पर हम आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ेंगे। ये 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप होता है, जिसके लिए आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके इजीली। आई नो कि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, आपको कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं फील हो पा रहा है, लेकिन वो जर्नी है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, माइंडसेट है, चेंज हो सकता है, लेकिन सही गाइडेंस होगी तो। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। ऑलराइट, सारे प्रोग्राम पे, सारे कोर्सेज पे हमारे काफी हैवी डिस्काउंट है टिल रक्षाबंधन। नाउ अब हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन से क्वेश्चन से कैसे मैपिंग की गई है। इसका सबसे नंबर 1 सोर्स मैं आपको बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो कि आप इग्नोर कर देते हो, कई बार इग्नोर कर देते हो, वो है हमारा पीवाईक्यूज। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रैंकर्स इन्हीं के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और अच्छा खासा उनको स्कोर मिलता है। एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ है हमारे जीएस पेपर 2 में, जो अभी कल हुआ है, विच मीन्स माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। ये सिर्फ एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है, ये चैलेंज है सोशल इक्विटी का, ह्यूमन डेवलपमेंट का एंड इफेक्टिव वेलफेयर गवर्नेंस का। 3 थीम दी गई है, तीनों पर आपको लिखना है। नाउ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको यह बता रहा हूं कि इससे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछा हुआ है 2021 में, 2022 में। ध्यान से देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन है। कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड malnutrition be broken through माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ women SHGs? ठीक है, ऑल्दो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन जो मान न्यूट्रिशन को पढ़ेगा वो डेफिनेटली सोशल इक्विटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारी चीजें कवर करेगा, क्योंकि वो एक थीम के अंदर आता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली विमेन को एम्पावर करने की बात की गई है, विमेन को पैसा, रुपया, लोन वगैरह देने की, जॉब देने की बात की गई है कि किस तरीके से वुमेन को जॉब दिया जाएगा तो कहीं वो उसकी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और मालन्यूट्रिशन खत्म हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 साल पहले ही। पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन एक विशियस साइकिल क्रिएट करती है जो कि एडवर्सली इंपैक्ट करता है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन को। अब स्टेप्स बताइए क्या ले सकते हैं इस साइकिल को ब्रेक करने में। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि माल न्यूट्रिशन सिर्फ एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है, वो एक चैलेंज है सोशल इक्विटी का, ह्यूमन डेवलपमेंट का और इफेक्टिव वेलफेयर गवर्नेंस का। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है, माल न्यूट्रिशन में क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको लिंक करूंगा एक और क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी बेस्ड वेलफेयर अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी में, इक्विटी बेस्ड वेलफेयर। ओके, सो ह्यूमन डेवलपमेंट में माल न्यूट्रिशन कैसे होगा भाई? अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा नहीं, अच्छा दिमाग नहीं चलेगा तो कैसे, स्किल नहीं होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कैसे कोई नौकरी देगा उसको, है ना, हमेशा बेड हॉस्पिटलाइज रहेगा, बेड पे रहेगा वो। ठीक, चलो ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखना, ये सारी चीजें कहां से हम लोग लेकर आ रहे हैं, ये हम मेरे पीवाईक्यू की माइक्रो थीम से मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, ये जो मैं यूज कर रहा हूं वो ये है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की माइक्रो थीम से ये। ठीक है, ये हैंडबुक है और जो मेंस का पूरा
पेपर 1 का, पेपर 2 का, पेपर 3 का, 4 का, सबका मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये तो हैंडबुक है, हैंडबुक में हमने डिटेल में डेटा दिया हुआ है, काफी डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, और अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया है तो फिर एग्जाम बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि ये हम लोग की अब तक वायरल है, बहुत स्टूडेंट्स इसको परचेज कर चुके हैं, मेंस वाले मेरे स्टूडेंट्स इसको यूज कर रहे हैं और बहुत फायदा इससे मिला है उनको, मिलना ही, क्योंकि पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनरल स्टडीज पेपर 2 में जाएं, यहां ब्रेकअप दिया हुआ है, यहाँ पॉलिटी, देन उसके बाद यहाँ गवर्नेंस, देन हमारे सोशल जस्टिस, देख रहे हो आप, इंटरनेशनल रिलेशंस। सो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहाँ पे दिया भी हुआ है सोशल जस्टिस जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस कितने कितने आए हैं, कब कब आए हैं। ठीक, चलिए हम लोग अभी आगे देखते हैं। इफ यू वांट टू बाय दिस यू कैन डायरेक्टली गो टू आवर वेबसाइट, ठीक है, और मोबाइल ऐप। चलो पहले यहां पर आते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, राइट टू प्राइवेसी का। ठीक, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। राइट टू प्राइवेसी आपसे नहीं पूछ रहा है, ओके, आर्टिकल 21 का राइट टू प्राइवेसी नहीं पूछ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है आर्टिकल 21 का जो राइट टू प्राइवेसी 2017 में आया था के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट के थ्रू, उससे एप्लीकेशन पूछ रहा है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड टू सेल्फ आइडेंटिटी, ये बहुत डियर और क्लियर है ह्यूमन बीइंग और उनके आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब पूछ रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए कि अमेंडमेंट इन 2026 जो ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, कैसे राइट टू प्राइवेसी का सेल्फ आइडेंटिटी 2026 वाला अमेंडमेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। क्या चैलेंजेस थे 2019 वाले में, ठीक है, तो जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2014-15 में, 19 में, वो नालसार वाली, उसको स्ट्रक डाउन करके ये एक नया एंगल निकाल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर बेस्ड है, द क्वेश्चन इज करंट अफेयर बेस्ड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर ऑलरेडी राइट टू प्राइवेसी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में, 2024 में। चलो 17 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि उसी साल जजमेंट आया था, तो यूपीएससी ने पूछ दिया था। लेकिन 2024 में इन लोगों ने राइट टू प्राइवेसी को इंटरलिंक किया है, किसके, डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वूम, पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए। ठीक, तो वहां पर एक हमारे प्राइवेसी होनी चाहिए, राइट। तो वो प्राइवेसी को इन लोगों ने फिर इस साल 2026 में इसको कनेक्ट किया है ट्रांसजेंडर पर्सन से रिलेटेड। समझ में आ रहा है? तो यू नेवर नो, कल को प्राइवेसी कुछ भी हो सकती है। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड बड़ी सारी चीजें हैं। कल को आधार कार्ड से रिलेटेड पूछ देगा, कल को आपके सोशल मीडिया डिटेल से रिलेटेड पूछ देगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गाइडलाइन है सोशल मीडिया की। ठीक, दूसरी चीज ये करंट अफेयर था, पार्लियामेंट पासेस ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल 2026 विद राज्यसभा अप्रूविंग इट टुडे। आकाशवाणी की ये न्यूज है, ये न्यूज। ठीक, तो इसका आप देख रहे हो, एक तो पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है, दूसरा स्टैटिक है और तीसरा करंट अफेयर है। ये लिंकेज यहां से उठाया है, समझ रहे हो आप? ऐसे पढ़ाई होगी तो एग्जाम डेफिनेटली अच्छा लिखोगे आप, एग्जाम क्लियर होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारा आता है, विमेन, क्वेश्चन नंबर 2। विमेन ना तो कोई किसी क्लास से बिलोंग करती है, ना तो किसी माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करती है, और ना कि कोई बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, विमेन जो कि हमारे पॉपुलेशन का आधा हिस्सा है, ठीक है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि इवोल्यूशन बताना है विमेन का रिजर्वेशन फ्रॉम लोकल बॉडीज टू पार्लियामेंट। ऑलराइट, ये न्यूज आई थी हमारी जो करंट अफेयर का था, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम एक्ट। ठीक है, नारी शक्ति 2023 का। इनफैक्ट अभी इसी साल मतलब जून जुलाई में जब इतना बवाल चल रहा था डिलिमिटेशन को लेके, तो वहां पर नारी शक्ति वाला बिल के बारे में बात हो रही थी, राइट। तो वो करंट अफेयर था, वहां से उठा के यहां बोला गया है। क्या बोला गया है कि विमेन रिजर्वेशन फ्रॉम लोकल बॉडीज टू पार्लियामेंट। अब 2019 में इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया हुआ था, नॉट डायरेक्टली बट मिलता जुलता। क्या था कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन इंस्टीट्यूशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट has had a limited impact on patriarchal character of the Indian political process. Although the question was basically on the local self-government, involvement of women plus the patriarchy, but जो इसको कवर करेगा वो एक इवोल्यूशन भी तो कवर करेगा। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, 1950 से लेकर आज 2026 तक कैसे विमेन जो है वो रिजर्वेशन में ग्रो हुई हैं। ठीक है, पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला, फिर उसके बाद 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर उसके बाद लोकल से लेकर और फिर हम 1/3 पहुंच गए।
1/3 कहां पहुंचे? नारी शक्ति वंदनम अधिनियम एक्ट 1/3 रिजर्वेशन में हम पहुंच गए। समझ में आ रहा है? तो कैसे आप करेंगे इसको? ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। ऑल्दो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली देख सकते हैं, यहां पर एंटी डिफेक्शन रिजीम दिया हुआ है, यहां पर लोकसभा स्पीकर दिया हुआ है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस दिया हुआ है, यहां पार्टीजन पॉलिटिक्स दिया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि एग्जामिन करिए जो लोकसभा स्पीकर हैं, ठीक है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे हैं, ठीक है, वो लोकसभा स्पीकर कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं पार्टीजन पॉलिटिक्स में, ठीक है, और ये इंस्टीट्यूशन क्या न्यूट्रलिटी चेंज करती है और कैसे हम एक पोलराइज हाउस को लोकसभा स्पीकर मैनेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल लोकसभा के स्पीकर, मैंने यहां पे इमेज लगाई हुई है, ये लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, लेकिन ये बीजेपी के पार्टी के मेंबर भी हैं, राइट, ये बीजेपी पार्टी से भी हैं। लोकसभा का स्पीकर गार्जियन होता है लोकसभा का, जैसे जुडिशरी गार्जियन होती है हमारी संविधान की, वैसे लोकसभा का गार्जियन स्पीकर होता है, लेकिन ये बीजेपी के मेंबर भी हैं, ठीक। अब ये न्यूज आई थी राघव चड्ढा जी के, जिन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ वाली जो न्यूज आई थी कि इन्होंने पार्टी बदली है, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने राज्यसभा में किया था, लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछा वो लोकसभा में पूछ रहा है, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाइज टू बोथ द हाउसेस, राइट। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई इतने सारे लगभग 500 प्लस मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करने का, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को, लोकसभा की प्रोसीडिंग कंट्रोल करने का, मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है। मान लीजिए बीजेपी के मेंबर में से किसी एक पार्टी मेंबर ने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, किसी एक पार्टी मेंबर ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गलत काम कर दिया और ये हो गया कि उनके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ निकाला जाए। अब ये क्या करेंगे कि ये डिले करते जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जबकि इनको नहीं करना चाहिए, न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी अगर बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं, उनको अगर एंटी डिफेक्शन लॉ हो रहा है, वो अगर मतलब बाहर जाएंगे तो मेजोरिटी कम होगी, राइट, स्ट्रेंथ कम होगी बीजेपी की, तो ये पूरा कोशिश करेंगे कि हम इसको टाल दें, डिले कर दें। यही चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम कैसे मैनेज करें न्यूट्रलिटी को। ये क्या इंस्टीट्यूशनल चेंज की बात कर रहा है? तो इंस्टीट्यूशनल चेंज में आप क्या लिख सकते हो? इनका टेन्योर लिख सकते हो, इनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लिख सकते हो, इनकी अपॉइंटमेंट लिख सकते हो, और इनके डिसीजन के ऊपर क्या आप कोर्ट में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, ठीक है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है 1990s का, कि हो तो होलोहां वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगी स्पीकर के डिसीजन पे, अगर वो 90 डेज से ऊपर टाइम लेते हैं तो किसी भी फैसला करने में। अब ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ क्रीम मतलब कोर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ और स्पीकर की न्यूट्रलिटी, तो यहां पर आप देख रहे हो ये क्वेश्चन 2013 में ही बहुत पहले पूछ दिया गया था, रोल ऑफ एमपीज इन एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके। सो अगर ये सारा आपका प्रिपेयर रहेगा और करंट अफेयर्स को आप ध्यान में रखते रहोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको एड्रेस होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू वोट? नहीं। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लीगल राइट है, ठीक। उसके बाद डिस्कस द पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल अंडरटेकिंग रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ये बिहार में जो SIR के ऊपर बवाल हुआ था वहां से क्वेश्चन आया है। यहां तक तो ठीक था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ा जो बवाल था बिहार में SIR हुआ था वो यही हुआ था, कैन इट ऑल्सो एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ वोटर्स? कौन? ECI। क्या ECI एग्जामिन कर सकती है सिटीजनशिप, वोटर्स के सिटीजनशिप पे? तो इसमें आपको यस नो में जवाब देना है। ये न्यूज कहां से आती है? ये न्यूज यहां से आती है, जब जून 2025 को ये अनाउंस होता है, ECI जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने वाली है इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार, तो ये न्यूज यहां बन रही थी। और जैसे ECI सिटीजन्स को चेक कर रही थी, ECI का काम क्या है कि वो वोटर वैलिड है, लीगल है, कहीं डुप्लीकेसी तो नहीं कर रहा है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, उसका जो जनगणना जो सूची लिस्ट है इलेक्टोरल रोल में उसका नाम है कि नहीं है, ये सब कर सकते हैं। लेकिन एक इलेक्शन कमीशन ये कभी नहीं करेगा। ये ध्यान से देखिए लाइन क्या लिखी है, कैन इलेक्शन कमीशन शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप ऑन द वोटर? यही सेम चीज
आपके यहां क्वेश्चन में लिखी गई है ये, कैन इट ऑल्सो एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ वोटर्स? नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये किसका काम है? ये आएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर आएगा। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन को संदेह होता है कि नहीं ये अपनी नागरिकता प्रूव नहीं कर पा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, डुप्लीकेसी है, तो ये बात वो फैसला नहीं ले पाएंगे, ये बात वो अथॉरिटी को बताएंगे और अथॉरिटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से उस पर्सन को रिव्यू करेगी, उस पर्सन के खिलाफ केस होगा। ठीक है, तो ये न्यूज आई है, ये न्यूज देखिए जुलाई 19 2025 की है, और जब ये जून 2025 के जून में एसआईआर होना तय हो गया था, जुलाई से इश्यूज होने चालू हो गए थे। यही सेम चीज आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये सेम चीज क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में किया हुआ है। तो करंट अफेयर को कैसे हम मैप कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप पे आज तक यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था मेंस में, ये पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है ये क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए क्योंकि इसमें दो चीजों को मर्ज किया हुआ है, और जब मैंने टेलीग्राम पे मैंने वो नोट मेकिंग और आंसर राइटिंग चैलेंज जो दिया है, उससे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं और स्टूडेंट्स खुद भी कमेंट करके बताएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है, कैसे सॉल्व हो रहे हैं ये देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब possess adequate enforcement powers to secure substantive social equality? ठीक, तो इस पूरे में क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है? सब्सटैंटिव सोशल इक्वालिटी। कहने का मतलब है कि क्या ये दोनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, क्या इनको इतना पावर दिया गया है कि वो अपना सब्सटैंटिव सोशल इक्वालिटी सिक्योर कर सके? सब्सटैंटिव सोशल इक्वालिटी का मतलब समझ रहे हो ना, ये हो गया मान लीजिए रिजर्वेशन, ये हो गया मान लीजिए उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस, ये हो गया उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उनकी अपनी मजबूरियों से रिलेटेड, उनके अपने डिफरेंट होने से रिलेटेड क्या कोई कानून, क्या कोई पॉलिसी बन रही है, यानी कि उनके लैंग्वेज के आधार पे, उनके सिचुएशन के आधार पे सब्सटैंटिव इक्वालिटी बन रही है। ठीक है, फॉर्मल इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, सब्सटैंटिव सोशल इक्वालिटी की बात हो रही है। तो आपको क्वेश्चन में सोशल इक्वालिटी मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए, ये हमारा चिंतन मनन करके हमने इनिशिएटिव चलाया है टेलीग्राम पे। डे 3 में मैंने इन लोगों को नोट मेकिंग दी थी, और ये है वो डे 3 पे कि फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटैंटिव इक्वालिटी में क्या अंतर है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकती है, क्योंकि ये कंसेप्ट है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ये मैंने उनको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये लिखो, ये सारा होता क्या है, फॉर्मल इक्वालिटी, सब्सटैंटिव इक्वालिटी, क्या प्रोविजन है हमारे संविधान में सब्सटैंटिव इक्वालिटी का, आर्टिकल 14 में, 15 में, हमारे 73rd 74th, क्या क्या स्कीम दे रखी है यहाँ पे। स्टूडेंट्स ने लिखा है, देखिए इन्होंने आंसर सबमिट भी किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने इन लोगों को दिया था कि तुम बताओगे डे 4 में कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या अंतर होता है। ये डिटेल मैंने दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोई क्वेश्चन फंसा है, मैं ये कह रहा हूं कि ये दो नोट्स अगर हम मिला देंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं कह रहा हूं, नोट मेकिंग करा रहा हूं, और ये साबित होता है कि जो मैं नोट मेकिंग करा रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो टॉपिक ओरिएंटेड है, फंस सकता है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, दूसरी चीज भाई, अब क्या आएगा क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन है आईपीएमडीए का, ये द हिंदू का क्वेश्चन है। ठीक है, ये द हिंदू में आया हुआ था, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक, ये ऑलरेडी पीआईबी में आया हुआ था। तो क्या बात कर रहा है कि कैसे आईपीएमडीए सागर और क्वाड के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज कर रहा है, बस यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये देखिए, यूएस नोटिफाइज पोटेंशियल सेल ऑफ मैरीटाइम सर्विलांस ऑफ टेक वर्ल्ड इतना मिलियन टू इंडिया, एंड देन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस अनाउंस्ड क्वाड ग्रुपिंग इन 2022 व्हिच विल हेल्प बूस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी। और ये देखिए, क्वाड नेशन लॉन्चेज इट्स फर्स्ट एवर सी ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट कोऑपरेशन। यहां पर ये क्वेश्चन ये हमारा 2025 का था, 30 जून का। ठीक है, और ये पुरानी न्यूज। ठीक, समझ में आ रहा है? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन 2000 मतलब क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये प्रिडिक्टेबल लाइंस पे था, आ चुका है। इसके ऊपर प्री में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीलिम्स में। ठीक, क्या क्वेश्चन है ये? डिस्कस करिए पोजीशन ऑफ गवर्नर इन फेडरल पॉलिटी ऑफ इंडिया। ये लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन में गवर्नर का क्या पोजीशन है? व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज पावर व्हाइल गिविंग असेंट टू बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको वो चार चीजें बतानी है
ठीक है, कि जब बिल पास होती है स्टेट लेजिस्लेचर में तो गवर्नर क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, उसको रिकमेंडेशन के लिए प्रेसिडेंट को भेज सकता है, उसको क्या नाम है, रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। बेसिकली ये केस आया था तमिलनाडु से रिलेटेड और आज इस पे ऊपर क्वेश्चन आ गया है। दूसरी चीज यहां पूछ रहा है, इज ही बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल हिज फंक्शंस। बहुत कंसेप्चुअल चीज है, लक्ष्मीकांत में दी हुई है। देखिए ये क्वेश्चन आया कहां से, ये क्वेश्चन आया था यहां से। एक तो ये 2022 में भी इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ ऑर्डिनेंस, कैसे गवर्नर पास करता है। तो इस बार ऑर्डिनेंस, इस बार 2022 में ऑर्डिनेंस पूछा है, 2026 में बिल के ऊपर पूछा है। ठीक है, पूछा क्यों था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू मैडम ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू इनसे लगभग 14 क्वेश्चंस पूछे थे बिल से रिलेटेड। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी ली थी लास्ट ईयर कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नर्स पावर एक्सप्लेन्ड, लैंडमार्क जजमेंट ऑन 14 क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे करके द्रौपदी मुर्मू मैडम ने पूछा हुआ था। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ठीक है, आर्टिकल 201 को यूज किया गया था। तो यहां से ये क्वेश्चन निकल कर आता है। ठीक, तो करंट अफेयर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर 1 ईयर, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है, बहुत बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल लाइंस पे था। क्या बात कर रहा है, एग्जामिन द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, एग्जामिन हाउ सेपरेशन ऑफ पावर इज प्रैक्टिस इन इंडिया कंपेयर टू रिजिड प्रेसिडेंशियल मॉडल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंपेयर द एक्चुअल अथॉरिटी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, लो प्रेसिडेंट भी पूछ लिया एंड देन प्राइम मिनिस्टर भी पूछ लिया, विद दैट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ओके, क्योंकि यूएसए में तो प्राइम मिनिस्टर होता नहीं है, तो ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया की अथॉरिटी प्लस यूएस के प्रेसिडेंट को कंपेयर करा रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में, सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर कहेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यही 3 एंगल पर आपको आंसर देखना पड़ेगा। अब देखिए, यूएसए को लेकर ऑलरेडी यूपीएससी ने काफी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। लास्ट ईयर 2025 में 2 क्वेश्चन आए थे। एक आया था पार्डनिंग पावर इंडिया वर्सेस यूएसए की। ठीक है, कि कंपेयर करिए और कंट्रास्ट करिए प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर इंडिया और यूएसए में, और प्रीएम्प्टिव पार्डन होता क्या है। समझ में आ रहा है। और इसी से रिलेटेड 3 और क्वेश्चन पूछे थे यूपीएससी ने 2018, 21 और 25 में। 18 में पूछा था कि भारत और अमेरिका 2 बहुत बड़ी लोकतंत्र हैं, एग्जामिन करिए उनके बेसिक टेनेट्स विथ 2 पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। ठीक है, यहां पर आपको एक फिलॉसफी, जो पीएसआईआर का स्टूडेंट है वो मार जाएगा बाजी यहां पे। ठीक है, इनफैक्ट इस वाले में भी पीएसआईआर का मार जाएगा बाजी अच्छे खासे से। ठीक है, उसके बाद 2021 में क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा, एनालाइज द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ नोशन ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया। 3 ही कंट्रीज से क्वेश्चन पूछता है, यूएसए से, देन यूके से, फ्रांस से, यही 3 कंट्रीज हैं। ठीक है, जो जो चीजें हमने बोरो की हैं वही वही चीजें ये पूछते रहते हैं। फिर 2025 में इन लोगों ने कोलेजियम सिस्टम के बारे में पूछा, और अपॉइंटमेंट ऑफ जज इंडिया में कैसे होता है, सुप्रीम को, और यूएसए में कैसे होता है, ये पूछा है। तो समझ रहे हो, ये पीवाईक्यूज है। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली होती तो ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 में। टू व्हाट एक्सटेंट प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट, कॉर्पोरेट लॉबीज डीपन प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, जहां पर ढेर सारे धर्म हैं, जातियां हैं, प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, बाय रिप्रेजेंटिंग एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट, एनालाइज वेदर द ग्रोइंग कन्वर्जन ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर पोजेस अ फॉर्मल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारा कीवर्ड है इसमें। ठीक है, हैवी कीवर्ड्स हैं, और ये कीवर्ड आपके आंसर्स में दिखने चाहिए। ठीक, क्या क्या कीवर्ड यूज हो रहा है आप देख रहे हो ना, ये सोशल मूवमेंट, कॉर्पोरेट लॉबीज, प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी क्या होती है, एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट क्या है भाई इसमें, देन एनालाइज द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, ऑटोनॉमी ऑफ फॉर्मल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ये सारा कीवर्ड है। इसको जाके गूगल करना, सर्च करना, पढ़ना, और फिर उसके बाद इस आंसर को लिखना। ये कीवर्ड बेस्ड आंसर बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना। चलो, ये प्रेशर ग्रुप पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2013 से लेकर 2025 तक। लास्ट ईयर भी प्रेशर ग्रुप पे क्वेश्चन आया था। ऑल्दो ये क्वेश्चन सिर्फ प्रेशर ग्रुप पे नहीं है, सोशल मूवमेंट और कॉर्पोरेट लॉबीज भी हैं, बट अगेन
सोशल मूवमेंट कॉर्पोरेट लॉबीज भी आप इजीली एड्रेस कर सकते हो यहां से, यहां पर दिया भी हुआ है। ठीक है, ये प्रेशर ग्रुप 17 का, ठीक है, 17 का है, 19 का है, 21 का है, ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, एक बार पढ़ लेंगे आप इसको तो आपका कंटेंट बन जाएगा। जब कंटेंट बन जाएगा तो आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक, वैसे ही ये सवाल है 16 का। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस आर नॉट अबाउट कंट्रोलिंग करप्शन बट क्रिएटिंग ट्रस्ट स्टेक होल्डर इन पॉलिसी प्रोसेस। अब स्टेक होल्डर अप्रोच इसमें होगा, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे इसमें। ठीक है, स्टेट होगा, सिटीजन्स होंगे, मान लीजिए वहां पे कोई वुलनरेबल सेक्शंस होगा, कोई है ना, विमेन्स होंगी, कई सारे स्टेक होल्डर होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना इट्स अबाउट क्रिएटिंग द ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर इन पॉलिसी प्रोसेस बाय फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। ओके, तो रूल ऑफ लॉ के ऊपर आपको एक कंटेंट जाएगा, देन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के ऊपर कंटेंट जाएगा, और आपको यहां पे मेंशन करेंगे। लेकिन यूपीएससी ने ऑलरेडी काफी सारी चीजें पूछ रखी हैं विथ रेफरेंस टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर इन लोगों ने पूछ रखा है। ठीक है, 2015 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ऊपर, फिर पब्लिक मोरालिटी डिक्लाइन हो रही है उसके ऊपर, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस देखिए 2016 में पूछा है, और अगर यहां पे देखिए, यहां पे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद आरटीआई एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, आरटीआई से कैसे हम पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और कैसे हम रूल ऑफ लॉ को मैंडेट कर सकते हैं। ये जो टाइटल है आरटीआई, आप यहां लिख सकते हो, रूल ऑफ लॉ के अंदर आप आरटीआई जिक्र कर सकते हो। ठीक है, देन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन जो है वो यूनिवर्सिटी स्टेट एजुकेशन कवर्ड अंडर द एक्ट, ये। ठीक, तो दीज आर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इस बार आप लिख सकते हो भाई कंट्रोलिंग करप्शन क्रिएटिंग ट्रस्ट, पूरा एग्जाम प्रोसेस लिख सकते हो, एनटीए के बारे में लिख सकते हो, नीट के बारे में लिख सकते हो, वो जेपीएससी जो हुआ उसके बारे में लिख सकते हो। ऑलराइट, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। शुड एजुकेशन बी ट्रीटेड एज प्राइमरी एज अ वेलफेयर ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, या फिर एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट दिया जाए फॉर बिल्डिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नॉलेज ड्रिवन एक्शंस, है ना? कि क्या हम खाली एक वेलफेयर के नाम पे एजुकेशन एजुकेशन खेलते रहें, या वाकई में हमें इसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए, एक नॉलेज ड्रिवन के रूप में देखना चाहिए। और ये एजुकेशन से ये पीवाईक्यूज आए हुए हैं 2014 से लेकर 2021 तक। 21 के बाद कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया डायरेक्टली एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, नाउ आपको यहां पर प्रॉब्लम्स बतानी है। राइट नाउ आपने देखा ही होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी हैज लाइक क्रैक्ड डाउन इन राजस्थान एंड अदर पार्ट ऑफ द इंडिया, जहां पर स्कूल्स को लेकर, प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर बहुत सारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है ना? तो वो लोग दिखा रहे हैं वहां पे, यू कैन मेंशन दीज थिंग्स यहां पे, यू अंडरस्टैंड? अगर आप इन सारे चीजों को समझोगे ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझोगे, आपको यहां पे बेसिकली एप्लीकेशन बताना है। एप्लीकेशन, नॉलेज ड्रिवन नेशन, क्रिटिकली इवेलुएट करना है। आप खाली थियरी थियरी बात करोगे इसमें नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको यहां पे एप्लीकेशन बताना पड़ेगा, और ये जब आप पूरा पढ़ लोगे, इसको करोगे, देखो अमर्त्य सेन के बारे में ही बोला गया है, एजुकेशन पॉलिसी के भी बारे में बोला गया है, यहाँ पे हायर एजुकेशन के बारे में बोला गया है, देन आईआईटी आईआईएम्स के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया है। अगर आपके पास इतना पढ़ने के बाद कंटेंट बन रहा है तो ये क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। समझ रहे हो? तो कहां से आपका बन रहा है क्वेश्चंस? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत प्रिडिक्टेबल था, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी इनिशिएटिव है। बस ये पूछ रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है साउथ एशिया को फ्रॉम रीजनल स्पेस इनटू अ थिएटर ऑफ ग्रेट पावर कंपटीशन, है ना? रीजनल स्पेस से ग्रेट पावर एनालाइज करना है, स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन ऑफ बीआरआई फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड रीजनल इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। 2017 में एक बार चाइना के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि चाइना इज यूजिंग इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस करिए इंपैक्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो इस वाले क्वेश्चन में भी बीआरआई आएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है उससे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। समझ रहे हैं? बस इंटरनल सिक्योर इंडिया सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस दो अलग अलग डायमेंशन बन सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था। ये क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन था।
सबको नहीं पता ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का सोर्स बताता हूं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंडियाज ग्लोबल डायस्पोरा एक्ट एज लिविंग ब्रिज। कीवर्ड देखो, ग्लोबल डायस्पोरा, लिविंग ब्रिज, एज अ क्रिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर एंड नॉलेज नेटवर्क। ये क्या होता है भाई, नॉलेज नेटवर्क क्या होता है? इन ट्रांसफॉर्मिंग कल्चरल हेरिटेज इनटू जियोपॉलिटिकल। ये क्या होता है भाई, कल्चरल हेरिटेज इनटू जियोपॉलिटिकल, इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटेजिक लिवरेज वर्ल्ड वाइड। अब कीवर्ड देख रहे हो आप, डायस्पोरा, लिविंग ब्रिज, इकोनॉमिक फैक्टर, देन नॉलेज नेटवर्क, ट्रांसफॉर्मिंग कल्चरल हेरिटेज इनटू जियोपॉलिटिक, इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड वाइड। है क्या ये, क्या बात कर रहा है? बेसिकली ये बात कर रहा है कि जो इंडिया का ग्लोबल डायस्पोरा है, जो पूरे विश्व में, जो पूरे कंट्री, पूरे विश्व में भारत के लोग अलग अलग रह रहे हैं, कोई अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, रशिया, चाइना, हर जगह जो लोग रह रहे हैं वो एक्ट कर रहे हैं एक लिविंग ब्रिज, एक लिविंग ब्रिज एक्ट कर रहे हैं किसमें? एज अ क्रिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, एंड नॉलेज नेटवर्क इन ट्रांसफॉर्मिंग कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। यानी कि वो ब्रिज लिंक कर रहे हैं। किसका ब्रिज? मान लो कि ये अमेरिका में इंडियन रह रहा है और ये इसकी फैमिली इंडिया में रह रही है, राइट? सो हाउ दे आर कनेक्टिंग अमेरिका टू इंडिया? दे आर कनेक्टिंग विद सम इकोनॉमिक फैक्टर, दे आर कनेक्टिंग विद नॉलेज नेटवर्क। यहां से पैसा भेज रहे हैं, वो ज्ञान भेज रहे हैं, यहां से भी पैसा आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। बेसिकली फॉरेन कंट्री से जो पैसा जा रहा है इंडिया में, ठीक है, वो एक इकोनॉमिक फैक्टर बता रहा है। दूसरी चीज और क्या? और कल्चरल हेरिटेज इनटू जियोपॉलिटिक इन्फ्लुएंस। कल्चरल हेरिटेज क्या? जो बाहर में लोग रह रहे हैं, वो होली, दिवाली, दशहरा, ये सब तुम मना रहे हैं ना, ठीक है, वहां भी, वहां की इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। इंडिया का कल्चर बाहर मनाया जा रहा है, वहां की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, योगा मनाया जा रहा है वहां पे, ठीक है। तो आपको बताना है, आप क्रिटिकली एग्जामिन करिए इस स्टेटमेंट को। अब सोचिए ये क्वेश्चन आ कहां से सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया है यहां से, ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में अब तक रिकॉर्ड रहा है, इंडिया ने सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव की है। रेमिटेंस मतलब बाहर जिनकी फैमिलीज रह रही है वो लोग इंडिया में पैसा भेजते हैं, तो लगभग 13 लाख करोड़ ओवरऑल एक साल में रिसीव हुआ है इंडिया में। 13 लाख करोड़ लोगों ने पैसा इंडिया में भेजा है अपने फैमिलीज में, किसी के लिए रेमिटेंस के लिए भेजा है, ठीक है। टू दीज फंड्स व्हाट गवर्नमेंट क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डॉलर में भेजते हैं, राइट, और यहां पर आके इंडिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये डॉलर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यही चीज बताई जा रही है कि इंडियाज राइजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ 13 लाख। और फिर यहां पर एक लिंक्डइन है, अजय गर्ग है, इन्होंने बताया हुआ है कि आरबीआई ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है कि इंडिया ने लगभग 135.46 बिलियन डॉलर रिसीव किया है, ग्रोइंग 14% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। रेमिटेंस बाय इंडियन वर्ल्ड वाइड अब्रॉड स्केल, ये यहां से 1 जुलाई 2025 का ये क्वेश्चन मतलब न्यूज है, और यूपीएससी ने इसको कैसे यूज किया है हमारे आईआर में, ठीक है। आई होप कि अब पता चल गया होगा कहां से ये क्वेश्चन बना है। तो जिस तरीके से ये लोग पढ़ाई मतलब कर रहे हैं, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मार्गदर्शन आईएएस को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसी सारी चीजें, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हम बताते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए। लिमिटेड पढ़िए, कुछ भी नहीं पढ़ना है। लक्ष्मीकांत बेसिक पॉलिटी वो सिर्फ बेसिक है, एप्लीकेशन कहीं और है। एप्लीकेशन आप नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप नोट्स नहीं बना रहे हो। नोट्स आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज इंपॉसिबल है क्लियर करना, ठीक है। द लेवल ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें चल रही हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 18वां प्रवासी दिवस कन्वोकेशन हुआ था जनवरी 2025 में, उसमें जिक्र किया गया था। 18 प्रवासी दिवस वाज हेल्ड इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर, इतना 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 इतना, विथ मैरीटाइम साउथ इन एशिया कनेक्टिंग, यहां पर जिक्र हुआ था। तो प्रवासी दिवस भी एक फैक्टर था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आपको आई होंगी एंड दिस हैज गिवन यू अ गुड क्लैरिटी। तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है कि क्लैरिटी GS2, ये कमेंट कर देंगे तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है और मेरा इस वीडियो को बनाना सक्सेसफुल रहा है, सो दैट माय स्टूडेंट्स विल गेट क्लैरिटी वेयर आर दे आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट आर द सोर्सेज एंड हाउ यू कैन स्टडी दोस सोर्सेज। ऑलराइट, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ये कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पे नीचे कमेंट सेक्शन में। और हमारे जो कोर्सेज हैं रक्षाबंधन और टीचर्स डे तक वैलिड हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड देन यू कैन एनरोल डायरेक्टली। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया है, आवर टीम विल रीच आउट टू यू जब आप उसको फिल करेंगे तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।